Currently, I'm thinking this is IDT May, September 26 and Jan 27. So let's have an overview of the IDT syllabus. देखो IDT syllabus में ये हमारे पास AR1 वाला ही सुरेंद्र मित्तल सर वाले ही नोट्स है एंड इससे हम रीड करने की कोशिश करते देखिए। इसमें हमारे पास क्या है, तो फर्स्ट पार्ट 1 में GST है, पार्ट 2 में कस्टम एंड FTP है। तो हम क्या करते हैं, पहले FTP एंड कस्टम का नोट्स को ओवरव्यू कर लेते हैं। अब हमें जाना है 1.1 to 1.8। देखिए हमारा कहीं ना कहीं कस्टम आ चुका है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आई थिंक यहीं से स्टार्ट हो रहा है। कस्टम लेवी एंड कस्टम, यहाँ से आइडली हमारा कस्टम चालू हो जाएगा। यहाँ से हम पढ़ना चालू करते हैं। देखिए ये है हमारा पेज नंबर 1.1। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कस्टम स्टार्ट हो रहा है। दिस इज़ आवर कस्टम IMSA। देखिए यहाँ से आइडली कस्टम स्टार्ट हो रहा है और इसमें क्या क्या बोला गया है वो हम एक बार देख लेते हैं। देखिए अबाउट दिस चैप्टर, to this chapter discussion will resolve around basics of custom, and various types of duty levied under Custom Act. Logic behind levy of custom duty क्या है, कस्टम ड्यूटीज़ आर लेविड, लगाई जाती है ताकि कंट्रोल किया जाए ट्रेड, रेस किया जाए रेवेन्यू एंड टू प्रोटेक्ट द लोकल इंडस्ट्री। देखो गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटी क्यों लगाती है, ताकि वो ट्रेड को कंट्रोल करे, रेवेन्यू को रेस करे एंड प्रोटेक्ट करे लोकल इंडस्ट्री को। हाउ इट गिव्स प्रोटेक्शन टू लोकल इंडस्ट्रीज इलस्ट्रेटेड एज बिलो। प्राइस ऑफ गुड्स जैसे कि प्रोड्यूस हुए चाइना में वो कितना है 800, एंड प्राइस ऑफ सिमिलर गुड्स जो कि प्रोड्यूस होते हैं इंडिया में जो सिमिलर गुड्स प्रोड्यूस होते हैं उसका कॉस्ट लगता है 1000। नाउ टू इक्वेट गुड्स कमिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया विद इंडियन गुड्स, कस्टम ड्यूटी शैल बी लेवी की जाएगी 200 ऑन चाइनीज गुड्स ब्रॉट इन इंडिया। नाउ बोथ द गुड्स विल बी ऑफ ₹1000। सिमिलरली वेरियस टैक्सेस आर बीइंग लेविड इन इंडिया ऑन गुड्स प्रोड्यूस और सोल्ड इन इंडिया। सिमिलर टैक्स वुड बी लेवी किया जाता है ऑन इम्पोर्टेड गुड्स इन अ फॉर्म ऑफ एडिशनल ड्यूटी सो एज टू इक्वेट विद द इंडियन गुड्स। करेक्ट। उसके बाद हमारे पास है कि बेसिक्स ऑफ कस्टम ड्यूटीज़ में क्या क्या आता है। तो कस्टम एक्ट 1962 बोलता है, कस्टम एक्ट जो है वो मेन एक्ट होता है जो कि पावर देता है टू गवर्नमेंट टू लेवी एंड कलेक्ट करे कस्टम को। कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 के कस्टम टैरिफ एक्ट स्पेसिफाई करता है क्लासिफिकेशन एंड रेट ऑफ ड्यूटीज़ कि बेसिक कस्टम ड्यूटी है या स्पेशल ड्यूटी है या एडिशनल ड्यूटी है। इंपोर्ट मतलब क्या होता है, देखिए इंपोर्ट मतलब कि एक कंट्री जब बाहर से गुड्स मंगाती है उसे क्या बोलते हैं, इंपोर्ट मीन्स ब्रिंगिंग गुड्स इनटू इंडिया। अगर हम कोई भी गुड्स को इंडिया में लाते हैं किसी और कंट्री से, बाहर वाली कंट्री से इंडिया में लाते हैं तो वो क्या होता है, सिंपली इंपोर्ट होता है। इंपोर्ट मीन्स ब्रिंगिंग गुड्स इनटू इंडिया फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया, बाहर से कहीं से इंडिया में। सो डेफिनेशन ऑफ इम्पोर्ट डज नॉट ओनली कवर गुड्स बोट परचेज बट ऑल्सो कवर बोट विदाउट परचेजिंग इनटू इंडिया। तो इम्पोर्ट मतलब ब्रिंगिंग गुड्स इनटू इंडिया फ्रॉम एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया। सो जो डेफिनेशन है इम्पोर्ट डज नॉट ओनली कवर सिर्फ गुड्स बॉट, जो गुड्स परचेज किए सिर्फ वही नहीं, बट ऑल्सो कवर गुड्स ब्रॉट विदाउट परचेजिंग इनटू इंडिया। मतलब एक तो क्या है कि आप जो है इंडिया में गुड्स ला रहे हो किसी बाहर वाली कंट्री से परचेज करके, उसके अलावा इम्पोर्ट में वो भी आता है कि आप बाहर से, एक तो आप परचेज कर रहे हो और एक आप बाहर से ला रहे हो, चाहे आपने परचेज नहीं भी किया है तो भी आप उन्हें ला रहे हो, तो वो भी इम्पोर्ट हो जाता है। फिर इसमें आता है
डेरिलिक्ट, देखो डेरिलिक्ट मतलब क्या होता है, कार्गो और वेसल लेफ्ट इन सी विथ नो होप्स ऑफ रिकवरी। अगर आपका कोई जैसे कार्गो है या फिर जो वेसल है, सपोज कोई जहाज है, लेफ्ट इन सी, उसे सी में ही हमें छोड़ना पड़ा विथ नो होप्स ऑफ, किसी भी रीज़न से उसे हमें सी के अंदर ही छोड़ना पड़ा विथ नो होप्स ऑफ रिकवरी, जिसमें रिकवरी के कोई चांसेस नहीं, उसे बोलते हैं डेरिलिक्स। फिर बोलते हैं जेटसम। देखिए जेटसम क्या होता है, गुड्स रिमूव फ्रॉम वेसल टू सेव शिप फ्रॉम सिंकिंग। अगर हम जेटसम, जेटसम मतलब हमने जैसे कि हमारी शिप्स में से कुछ गुड्स निकाल के फेंके हैं, बाहर निकाल के रिमूव किए हैं फ्रॉम वेसल टू सेव द शिप्स फ्रॉम सिंकिंग, क्योंकि हमारे जो शिप है वो डूब रही थी, तो उसमें से कुछ गुड्स हमने बाहर निकाल के फेंक दी है पानी में, उसे बोलते हैं जेटसम। अब क्या होता है फ्लोटसम, देखो फ्लोटसम में क्या, जेटसम रिमेन फ्लोटिंग इन सी। जो गुड्स हमने हमने बाहर निकाल के फेंकते हैं, वो गुड्स अगर तैरते 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 हमारे वहाँ पहुँच जाए, तो जो जेटिसम गुड्स होते हैं वो फ्लोटसम बन जाते हैं जब वो तैरते तैरते हमारे पोर्ट पे पहुँच जाते हैं। और रैक, रैक मतलब होता है रैक्ड शिप्स पार्ट और कार्गो कम ऑनशोर विद टाइड्स। अगर जो रैक्ड शिप पार्ट या कार्गो है कि हम ऑनशोर विद टाइड्स के लहरों के साथ साथ हमारे पास शिप्स की पार्ट आ जाए, तो आई थिंक उसे रैक बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा एक्सपोर्ट। देखिए एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट मीन्स टेकिंग गुड्स आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। एक्सपोर्ट मतलब इंडिया से कोई गुड्स बाहर जाते हैं टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट। गुड्स, गुड्स मतलब क्या होता है, इट इंक्लूड्स वेसल्स, इसमें वेसल्स भी आती है, एयरक्राफ्ट आते हैं, व्हीकल्स आते हैं, स्टोर्स आते हैं, बैगेज आते हैं, या फिर एनी अदर मूवेबल प्रॉपर्टी आती है। इंडिया, इंडिया मतलब क्या होता है, इट इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। देखो इंडिया में क्या क्या आता है, इंडिया में आता है टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, जो कि क्या होता है 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम बेस लाइन एंड नॉट ओनली सरफेस ऑफ सी बट ऑल्सो देयर अबाउ एंड बॉटम ऑफ द सी। देखो इंडिया में क्या आता है, एक तो टेरिटोरियल वाटर, यानी कि इंडिया से लेके 12 नॉटिकल माइल्स तक सारा जो पार्ट है वो कहाँ आएगा, इंडिया में फॉल करेगा। एंड नॉट ओनली सरफेस ऑफ सी, मतलब इंडिया में ही नहीं, मतलब यहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स तक तो ठीक है, उसके अलावा जितना एरिया नीचे है सी के अंदर उतना भी, और जितना एरिया बॉटम ऑफ द सी वाला एरिया भी, एंड अबाउ ऑल्सो अबाउ एयर अबाउ, और ऊपर वाला एरिया भी इंडिया में फॉल करेगा। इंडियन कस्टम वाटर, अब इंडियन कस्टम वाटर क्या है, इट एक्सटेंड अप टू एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया होता है 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम बेस लाइन। तो इंडियन कस्टम वाटर के लिए बोला है, इसमें एक्सटेंड किया है अप टू एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया विच इज़ 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम दी बेस लाइन। ये हो जाएगा हमारा। देखिए उसके बाद क्या आएगा, देखिए उसके बाद आएगा हमारा पेज नंबर 2। देखिए इसमें क्या है, रेलेवेंस ऑफ इंडिया एंड इंडियन कस्टम वाटर। अब रेलेवेंस ऑफ इंडिया एंड इंडियन कस्टम वाटर क्या है, इंडिया, इंडिया में क्या आता है 12 नॉटिकल माइल, जो कि रेलेवेंट है फॉर टैक्सेबिलिटी ऑफ गुड्स ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। बट इंडियन कस्टम वाटर 200 नॉटिकल माइल्स जो है वो रेलेवेंट है फॉर टेकिंग लीगल एक्शन सच एज अरेस्ट एंड डिटेंशन एंड कॉन्फिस्केशन in case of any smuggling or committing offense under custom law or on dealing with prohibited goods. So what will be the relevance of India and Indian custom water? रेलेवेंस ऑफ इंडिया एंड इंडियन कस्टम वाटर क्या है, इंडिया का जो 12 नॉटिकल माइल्स है वो रेलेवेंट है फॉर टैक्सेबिलिटी ऑफ गुड्स ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। बट इंडियन कस्टम वाटर जो 200 नॉटिकल माइल्स है वो रेलेवेंट है फॉर टेकिंग लीगल एक्शन, जैसे कि अरेस्ट एंड डिटेंशन या फिर कॉन्फिस्केशन इन एनी केस ऑफ स्मगलिंग और कमिटिंग ऑफेंस अंडर कस्टम लॉ और ऑन डीलिंग विथ प्रोहिबिटेड गुड्स। अब कैसे हम अंडरस्टैंड करेंगे ऑफ इंडियन एंड इंडियन कस्टम वाटर को, देखिए उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 1 नॉटिकल माइल कितना है, 1.852 किलोमीटर है। तो 200 नॉटिकल माइल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, 200 नॉटिकल माइल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, तो 12 नॉटिकल माइल टेरिटोरियल वाटर
कस्टम स्टेशन में क्या, एनी कस्टम पार्ट, कस्टम एयरपोर्ट, इंटरनेशनल कुरियर टर्मिनल, फॉरेन पास्ट ऑफिस, लैंड कस्टम स्टेशन। कस्टम एरिया में क्या आता है, कस्टम स्टेशन और वेयर हाउस एंड इंक्लूड एरिया वेयर गुड्स आर कैप्ट, जहाँ गुड्स को रखे जाते हैं बिफोर क्लियरेंस बाय कस्टम ऑथोरिटी। देखिए, उसके बाद आता है हमारा चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 12 ऑफ कस्टम एक्ट क्या बोलता है, एज पर सेक्शन 12 ऑफ कस्टम एक्ट चार्जिंग सेक्शन, ड्यूटी ऑफ कस्टम आर लेविड ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एज पर द रेट डिफाइंड इन कस्टम टैरिफ एक्ट। तो एज पर सेक्शन 12 ऑफ कस्टम एक्ट चार्जिंग सेक्शन, ड्यूटी जो है ऑफ कस्टम वो लेवी की जाती है ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एज पर द रेट डिफाइंड इन कस्टम टैरिफ एक्ट। टैक्सेबल इवेंट इन केस ऑफ इम्पोर्ट, तो क्या टैक्सेबल इवेंट होगा इन केस ऑफ इम्पोर्ट, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल टू डू ऑल द फॉर्मेलिटीज इन सी एयर एज सून एज वेसल एयरक्राफ्ट रीच 12 nautical mile area, hence as per Supreme Court import start as soon as goods enter into India। देखो, टैक्सेबल इवेंट इन केस ऑफ इम्पोर्ट में कब टैक्सेबल इवेंट मान लिया जाएगा, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल टू डू ऑल द फॉर्मेलिटी इन सी एरिया एज सून एज, देखो जैसे जैसे वेसल पहुँचा है तो हर बार प्रैक्टिकल फॉर्मेलिटीज़ करना इतना प्रैक्टिकेबल नहीं होता है। रीच 12 nautical mile area, hence as per Supreme Court import start as soon as goods enter into India। तो इम्पोर्ट हम मान लेते हैं कि इम्पोर्ट जो है कमेंस हो चुका है जैसे गुड्स एंटर करेंगे इनटू इंडिया में 12 nautical miles एंड कंप्लीट ओनली व्हेन गुड्स बिकम पार्ट ऑफ मास ऑफ गुड्स विद इन इंडिया, और उसे कंप्लीट मान लिया जाएगा ओनली व्हेन गुड्स बिकम पार्ट ऑफ मास, जब गुड्स जो है वो क्या हो जाते हैं, वो बन जाते हैं, बिकम दी पार्ट ऑफ मास ऑफ गुड्स विद इन इंडिया। उसके बाद हम बोलते हैं टैक्सेबल इवेंट हैपन्स व्हेन गुड्स एंटर कस्टम बैरियर्स एंड बिल ऑफ एंट्री इज फाइल, और हम बोलते हैं टैक्सेबल इवेंट किसको मानते हैं, व्हेन गुड्स एंटर, जब गुड्स एंटर हो चुके कस्टम बैरियर में एंड बिल ऑफ एंट्री जो है फाइल कर दी जाए। उसके बाद हमें बोला जा रहा है वंस गुड्स आर इम्पोर्टेड इन टू इंडिया, देखो एक बार गुड्स आ गए इंडिया में कहीं बाहर से, इम्पोर्टर शेल गेट दोज गुड्स क्लियर फ्रॉम कस्टम बाय फिलिंग बिल ऑफ एंट्री एज फॉलो। तो क्लियरेंस, अगर बिल ऑफ एंट्री क्लियरेंस फॉर होम कंजप्शन है तो बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन और देन पेमेंट ऑफ ड्यूटी। क्लियरेंस फॉर होम कंजप्शन के लिए क्या, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन, और अगर वेयर हाउसिंग से है तो बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग इन बॉन्ड, नो पेमेंट ऑफ ड्यूटी, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन एक्स बॉन्ड। क्लियरेंस हो जाता है वेयर हाउस से तो एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, और अगर फॉर क्लियरेंस फॉर होम कंजप्शन बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन, और अगर वेयर हाउस से बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग इन बॉन्ड, और बिल ऑफ एंट्री फिर वेयर हाउसिंग के बाद अगर वो है तो फिर एक्स बॉन्ड। ये और प्रैक्टिकल में हम पढ़ेंगे तब समझ आ जाएगा। अब आते हैं हमारे पास नोट्स। क्लियरेंस फॉर होम कंजप्शन मीन्स गेटिंग गुड्स क्लियर फॉर यूटिलाइजेशन और कंजप्शन। उसके बाद हमें ये बोला है क्लियरेंस फॉर वेयर हाउसिंग मतलब होता है डिपॉजिटिंग गुड्स को डिपॉजिट करना इन कस्टम वेयर हाउस विच कैन बी क्लियर्ड फॉर होम कंजप्शन लेटर ऑन। उसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ ड्यूटी में क्या आता है, एक होता है हमारा बेसिक कस्टम ड्यूटी जो कि सेक्शन 2 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट, उसमें क्या होता है, बेसिक कस्टम ड्यूटी शैल बी लेविड ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एज डिफाइंड इन कस्टम टैरिफ एक्ट एज बिलो। देखो जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो किस पे लगती है, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पर। अब इसमें आता है फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में रेट ऑफ ड्यूटी ऑन इम्पोर्टेड गुड्स एंड सेकंड शेड्यूल में रेट ऑफ ड्यूटी ऑन एक्सपोर्टेड गुड्स। देखिए उसके बाद आता है जो हमारी बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो कैलकुलेट की जाती है ऑन असेसेबल वैल्यू एज पर सेक्शन 14 वैल्यूएशन अंडर कस्टम। टू टाइप्स ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी रेट्स जो है डिफाइन की गई है कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में। एक है हमारे पास स्टैंडर्ड रेट, जनरल बीसीडी रेट, एक है हमारे पास प्रेफरेंशियल रेट जो कि रिड्यूस किया जाता है बीसीडी रेट ड्यू टू ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन कंट्री। उसके बाद हमारे पास हावेवर फॉलोइंग कंडीशन नीड टू बी हमें फुलफिल करनी पड़ेगी फॉर अवेलिंग प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी। एट द टाइम ऑफ इम्पोर्टेशन पर्सन हैज़ टू मेक अ स्पेसिफिक क्लेम करना पड़ेगा। क्लेम हैज़ टू बी मेड दैट गुड्स आर मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस इन प्रेफरेंशियल एरिया। सच एरिया शुड बी नोटिफाई होना चाहिए एज अ प्रेफरेंशियल एरिया अंडर कस्टम टैरिफ एक्ट। ओरिजिन ऑफ द गुड्स जो है शैल बी डिटरमाइन एज पर कस्टम टैरिफ एक्ट। तो नॉर्मली क्या होता है, इम्पोर्ट ड्यूटी लेवी की जाती है ऑन ऑल द गुड्स एक्सेप्ट स्पेसिफिकली एग्जाम्प्टेड, बट इन केस ऑफ एक्सपोर्ट जनरली ड्यूटीज आर नॉट लेवीड अनलेस स्पेसिफिकली मेड चार्जेबल टू एक्सपोर्ट ड्यूटी फॉर डिस्करेजिंग द एक्सपोर्ट ऑफ सच लिमिटेड आइटम्स।
Export duty shall not be chargeable on goods cleared from DTA to cess, since export duty is levied on export taking goods out of India, but DTA and cess both are in India. देखो जो हमारा डोमेस्टिक वो जो DTA होता है एंड सेस होता है, दोनों जो है वो इंडिया में ही माना जाता है, और हम बोलते हैं कि एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है वो DTA और सेस पे नहीं लगती है. एक्सपोर्ट मतलब होता है कि जब गुड्स आप बाहर ले जा रहे हो इंडिया से बाहर. फिर हम बोलते हैं सोशल वेलफेयर, जो हमारा सोशल वेलफेयर सरचार्ज होता है. सोशल वेलफेयर सरचार्ज होता है हमारा एडिशनली शेल बी लेविड होता है एट 10% ऑन बेसिक कस्टम ड्यूटी पे इन केस ऑफ इम्पोर्ट. ये कब होता है? इम्पोर्ट वाले केस में हमारा सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगता है, एक्सपोर्ट वाले केस में ये नहीं होता है. इट इज़ टू बी लेविड ऑलवेज इवन इफ़ द रेट इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन. ये हमेशा देखो 10% जो है सोशल वेलफेयर सरचार्ज हमेशा लगता ही है BCD का, चाहे हमें क्वेश्चन में डेटा गिवन हो या नहीं. Always, even if rate is not given in question unless specifically asked to ignore. देखिए उसके बाद हमारे पास है सेफगार्ड ड्यूटी, सेक्शन 88 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट. अब देखिए कब सेफगार्ड ड्यूटी वगैरह लगती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लेवी करता है सेफगार्ड ड्यूटी इफ़ इट इज़, अगर वो सेटिस्फाई हो कि जो आर्टिकल्स है इम्पोर्टेड इनटू इंडिया इन इंक्रीज क्वांटिटी एंड सच इंक्रीज क्वांटिटी इज़ कॉजिंग सीरियस इंजरी टू द डोमेस्टिक मार्केट. तो सेफगार्ड ड्यूटी मतलब गवर्नमेंट इसलिए लगा रही है ताकि वो हमारी जो प्रोडक्ट्स है उसको सेफगार्ड प्रोवाइड कर पाए. सेफगार्ड क्योंकि उसको लग रहा है कि हमारी कंट्री को खतरा है इन गुड्स के आने से, इस वजह से वो सेफगार्ड ड्यूटी लगा रही है ताकि और उसका वैल्यू जो है और महंगा बना सके उसे. सेंट्रल गवर्नमेंट में लेवी सेफगार्ड ड्यूटी लगाती है इफ़ इट इज़ सेटिस्फाई कि आर्टिकल जो भी बाहर से आ रहा है हमारे इंडिया में इंक्रीज क्वांटिटी में एंड सच इंक्रीज क्वांटिटी की वजह से हमारे इंडिया में कॉजिंग सीरियस इंजरी हो रही है टू द डोमेस्टिक मार्केट में, बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम हो रही है. सेफगार्ड ड्यूटी इज कैलकुलेटेड ऑन असेसेबल वैल्यू एज पर सेक्शन 14 वैल्यूएशन अंडर कस्टम. देखिए सेफगार्ड ड्यूटी जो है वो हमारा कैलकुलेट होता है असेसेबल वैल्यू पर एज पर सेक्शन 14 अंडर कस्टम एक्ट के अकॉर्डिंग. टाइम लिमिट फॉर सेफगार्ड ड्यूटी क्या होता है? सेफगार्ड ड्यूटी कैन बी लेविड फॉर 4 years, 4 साल तक लग सकती है, एंड कैन बी एक्सटेंडेड अप टू, और 10 साल तक भी एक्सटेंड की जा सकती है इन टोटल. इवन सेफगार्ड ड्यूटी कैन बी लेविड प्रोविजनली बट फॉर मैक्सिमम 200 days. अब हम बोलते हैं इवन सेफगार्ड ड्यूटी जो है वो लेविड की जा सकती है प्रोविजनली बट फॉर मैक्सिमम 200 days के लिए. उसके बाद हमारा आ रहा है नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेफगार्ड ड्यूटी. कब सेफगार्ड ड्यूटी जो है वो नहीं लगेगी? सेफगार्ड ड्यूटी इज़ नॉट लेविड इन फॉलोइंग केसेस में सेफगार्ड ड्यूटी जो है वो नहीं लगती है. आर्टिकल्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री इफ इम्पोर्ट ऑफ सच अ गुड इज़ अप टू 3% ऑफ टोटल इम्पोर्ट ऑफ सच अ गुड्स इन टू इंडिया. अब हम बोल रहे हैं कि कब सेफगार्ड ड्यूटी जो है वो लगती नहीं है, तो जो भी आर्टिकल्स ओरिजिनेट हो रहे हैं डेवलपिंग कंट्री से इफ़ इम्पोर्ट ऑफ सच गुड इज़ अप टू 3% ऑफ टोटल इम्पोर्ट ऑफ सच गुड्स इनटू इंडिया. अगर अप टू 3% है तो सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगती है. हम किस केस में सेफगार्ड लगाते हैं? जब 3% से ज़्यादा हो जाता है. तो अगर अप टू 3% है तो सेफगार्ड ड्यूटी आइडली लगती नहीं है. जो भी आर्टिकल ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम मोर देन एक डेवलपिंग कंट्री से ज़्यादा, ईच less than 3% and aggregate up to 9% of total import of such goods into India. तो देखिए कब आर्टिकल्स ओरिजिनेटिंग लेस देन 3%, अगर लेस देन 1 डेवलपिंग कंट्री से कम है और 3% से कम है या एग्रीगेट में 9% से कम है तो उस केस में तो नहीं लगती हैं. गुड्स इंपोर्टेड बाय 100% EOU एंड SEZ यूनिट एनलेस. देखो इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन आएगा तो हम फर्दर और डिस्कस कर लेंगे. ड्यूटी इज मेड स्पेसिफिकली एप्लीकेबल होती है ऑन देम एंड क्लियर्ड इन DTA डोमेस्टिक टैरिफ एरिया और यूज्ड इन गुड्स क्लियर्ड इन DTA. करेक्ट. उसके बाद आ जाता है हमारा देन नेक्स्ट कम दैट इज, देखिए countervailing duty on subsidized articles सेक्शन 9 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट. लेवी ऑफ काउंटरवेलिंग ड्यूटी कब लगती है? काउंटरवेलिंग ड्यूटी जो है वो लेवीड होती है ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल्स पर, जो भी गुड्स इंपोर्टेड हैं इनटू इंडिया ऑन विच एक्सपोर्टिंग कंट्री पे सब्सिडी. देखो काउंटरवेलिंग ड्यूटी कब लगती है? काउंटरवेलिंग ड्यूटी इज लेवीड ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल, जिन पे जैसे कि सब्सिडी प्रोवाइड कर रही थी ना गवर्नमेंट, उन पे हमें मिलती है काउंटरवेलिंग ड्यूटी. गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया, अब गुड्स जो है इंपोर्ट की जा रही है इंडिया में, किसी बाहर वाली कंट्री से इंडिया में आ रहे हैं, ऑन विच एक्सपोर्टिंग कंट्री पेज सब्सिडी टू एक्सपोर्टर. अब उसमें क्या है कि वहाँ की गवर्नमेंट ने उनको पैसा दिया है कि आपको इधर इंडिया में भेजना है और उसके बदले में वो आपको सब्सिडी प्रोवाइड करेगी ऑन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन एक्सपोर्टेशन
एंड ट्रांसपोर्टेशन। सच अ सब्सिडी कैन बी इन द नेचर ऑफ डायरेक्ट फंड ट्रांसफर हो सकता है, ग्रांट हो सकता है, या वो कंट्री की गवर्नमेंट उन्हें लोन प्रोवाइड कर रही हो, या फिर प्राइस सपोर्ट बाय गवर्नमेंट हो, या फिर प्राइवेट बॉडी सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट हो। सच अ सब्सिडी क्या करती है, रिड्यूस करती है कॉस्ट फॉर एक्सपोर्टर विच इन टर्न लीड्स टू इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इनटू इंडिया एट अ रिड्यूस प्राइस, जो कि अफेक्ट करती है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को। फिर आता है हमारा मैक्सिमम ड्यूटी। काउंटर वेलिंग ड्यूटी इज लेवीड, तब लेवी होती है टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ अबाउ मेंशन सब्सिडी के इफेक्ट को काउंटर करने के लिए। हैंस ड्यूटी शैल नॉट एक्सीड सच अ सब्सिडी अमाउंट, तो ड्यूटी को सब्सिडी के अमाउंट से एक्सीड नहीं करना है। काउंटर वेलिंग ड्यूटी तब लेविड होती है टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ अबाउ मेंशन सब्सिडी, हैंस ड्यूटी शैल नॉट एक्सीड सच अ सब्सिडी अमाउंट। फिर आता है हमारा एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेक्शन 9A ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट। देखिए व्हाट विल बी अवर एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है, मैक्सिमम ड्यूटी में हमने ये पढ़ा है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी इज लेवी टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ अबाउ मेंशन सब्सिडी, हैंस ड्यूटी जो है एक्सीड नहीं करनी चाहिए। देखो ऐसा नहीं हो कि सब्सिडी के अमाउंट से भी ज़्यादा हो जाए ड्यूटी। उसके बाद देखो काउंटर वेलिंग ड्यूटी का जो पर्पस होता है वो ये होता है कि वो सब्सिडी वाले जो अमाउंट है उसे ऑफसेट कर दे, तो वो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सब्सिडी के अमाउंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए काउंटर वेलिंग ड्यूटी। दिस इज़ अ मैक्सिमम ड्यूटी। उसके बाद देखो एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेक्शन 9A ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट। अब लेवी ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी इज लेवीड इफ आउटसाइड exporter reduces their price to dump their product into India to cause injury to domestic industry of India and like articles are also produced in India. एंटी डंपिंग ड्यूटी में क्या होता है, एंटी डंपिंग ड्यूटी इज लेविड इफ आउटसाइड एक्सपोर्टर, अगर बाहर वाला कोई एक्सपोर्टर है वो रिड्यूस कर रहा है देयर प्राइस, वो अपनी प्राइस को कम कर रहा है, टू डम्प देयर प्रोडक्ट इनटू इंडिया, और इंडिया में प्रोडक्ट डंप करने का प्लान कर रहा है, टू कॉज इंजरी, ताकि वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को ख़राब कर दे, ऑफ इंडिया एंड लाइक आर्टिकल्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस किया जाता है इन इंडिया में। डंपिंग हैपन्स व्हेन एक्सपोर्ट प्राइस इज लेस देन नॉर्मल वैल्यू। डंपिंग तब होती है जब एक्सपोर्ट प्राइस है वो लेस है देन द नॉर्मल वैल्यू इन एक्सपोर्टिंग मार्केट। फॉर एग्जांपल जैसे कि मिस्टर मैक लंदन का है, सेल प्रोडक्ट करा एक्स 500 इन लंदन एंड सेलिंग द सेम प्रोडक्ट टू इंडिया, और वो इंडिया में देखो वहाँ पे तो उसका प्राइस 500 है पर वो इंडिया में आके 300 में डंप करके जा रहा है। हेयर एक्सपोर्ट प्राइस इज लोअर देन द नॉर्मल वैल्यू, तो आइडियली हम देखें तो उसका प्राइस तो 500 है पर इंडिया में डंप करके जा रहा है, उसका प्राइस जो है वो कम है देन द नॉर्मल वैल्यू, हैंस इट इज़ अ केस ऑफ डंपिंग। तो ये क्या हो गया, सिंपली केस ऑफ डंपिंग हो गया है। उसके बाद आता है हमारा कैलकुलेशन ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी, कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो डंपिंग मार्जिन या इंजरी मार्जिन है, इन दोनों में से जो भी लोअर है उसे लिया जाता है। अब डंपिंग मार्जिन क्या होता है, देखिए डंपिंग मार्जिन क्या होता है, जो भी हमारा नॉर्मल वैल्यू है उसमें से हम एक्सपोर्ट प्राइस रिड्यूस कर देते हैं। नॉर्मल वैल्यू का मतलब क्या होता है, प्राइस एट विच आर्टिकल्स जो है नॉर्मली सोल्ड किया जाता है एक्सपोर्टिंग मार्केट में, इफ़ नॉट अवेलेबल। प्राइस एट विच आर्टिकल सोल्ड किया जा रहा है थर्ड कंट्री में। प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस एडमिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, और उसमें हम प्रॉफिट ऐड करते हैं। एक्सपोर्ट प्राइस का मतलब क्या होता है, प्राइस एट विच आर्टिकल जो है एक्सपोर्ट किया जाता है टू द इम्पोर्टर एंड इफ इट नॉट अवेलेबल। प्राइस एट विच इम्पोर्टेड आर्टिकल इज फर्स्ट रिसोल्ड टू एन इंडिपेंडेंट बायर। इंजरी मार्जिन क्या होता है, फॉर फेयर सेलिंग प्राइस जो भी है नॉन इंजीरियस प्राइस इन इंडिया, उसमें से हम डिडक्ट कर देते हैं लैंडेड वैल्यू, असेसेबल वैल्यू BCD और सोशल वेलफेयर सरचार्ज। देखो ABC लिमिटेड इंपोर्ट करिए गुड्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया ऑन विच एंटी डंपिंग ड्यूटी एप्लीकेबल है। इन ऑस्ट्रेलिया सच गुड्स आर सोल्ड किया जाता है 400 पर पीस, लाइक गुड्स आर सोल्ड, और इंडिया में आके वो 380 में ही बेच रहे हैं पर पीस। गुड्स आर इम्पोर्टेड इनटू इंडिया, गुड्स को इम्पोर्ट किया जाता है इंडिया में 280 पर पीस, एंड लैंडेड वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स कितना है 320 पर पीस। कंप्यूट करना हमें एंटी डंपिंग ड्यूटी, $1 हमें दे रखा है 80 एंड नंबर ऑफ़ पीसेस इम्पोर्टेड है 1000। तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि डंपिंग मार्जिन क्या होगा, नॉर्मल वैल्यू माइनस एक्सपोर्ट प्राइस। तो देखो नॉर्मल वैल्यू कितना है उसका 400 और एक्सपोर्ट प्राइस कितना है 280, तो आइडियली हमारे पास $120 आ जाता है डंपिंग मार्जिन। उसके बाद ये है इंपोर्ट किया जा रहा है इंडिया में एट 400 का, तो वो पीस है, एंड लाइक गुड्स इंडिया में बेचे जाते हैं 380 पे, एंड गुड्स इंपोर्ट किया जाता है इंडिया में 280 पे, तो वो डंप करके जा रहे हैं 280 में, तो डंपिंग मार्जिन हो गया 120। अब इंजरी मार्जिन क्या है, जो हमारा फेयर सेलिंग प्राइस है इंडिया में कितना है 380 में बेचा जाता है, माइनस लैंडेड वैल्यू। अब लैंडेड वैल्यू कितनी आ रही है,
लैंडेड वैल्यू जो है हमारे पास 320 है, तो हमारे पास इंजरी मार्जिन हो रहा है $60 का। अब विच एवर इज़ लोअर, इन दोनों में से तो कौन सा लोअर है? हमने ऊपर पढ़ा था कि दोनों में से जो भी लोअर है, डंपिंग मार्जिन और इंजरी, कैलकुलेशन ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी कैसे, डंपिंग मार्जिन और इंजरी मार्जिन दोनों में से जो भी लोअर होगा, इन दोनों में से लोअर कौन सा है? 60 है। तो 60 पीसेस कितने हैं? 1000 मल्टीप्लाई बाय हमारा $1 की वैल्यू दे रखी है, तो अकॉर्डिंगली हमारा एंटी डंपिंग मार्जिन निकलता है। तो हमारा डंपिंग मार्जिन भी कैलकुलेट करना है और इंजरी मार्जिन भी कैलकुलेट। डंपिंग तो आपको पता है नॉर्मल वैल्यू माइनस एक्सपोर्ट प्राइस। इंजरी मार्जिन में क्या होता है? जो भी आपका फेयर सेलिंग प्राइस होगा उसमें से लैंडेड वैल्यू डिडक्ट करनी है, तो हमारा क्या आ जाएगा? इंजरी मार्जिन। उसके बाद देखिए कॉमन पॉइंट्स फॉर काउंटर वेलिंग ड्यूटी एंड एंटी डंपिंग ड्यूटी। कॉमन पॉइंट्स क्या होगा काउंटर वेलिंग ड्यूटी एंड एंटी डंपिंग ड्यूटी के लिए? नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ काउंटर वेलिंग ड्यूटी एंड एंटी डंपिंग ड्यूटी के गुड्स जो है वो इम्पोर्ट किया जाएगा बाय 100% EOU और SEZ यूनिट अनलेस ड्यूटी इज मेड specifically applicable on them and cleared in domestic tariff area और used in goods cleared in DTA। दोनों जो DT है cannot be levy on an article to compensate the same situation। उसके बाद देखिए डंपिंग ड्यूटी क्या है? जस्ट बिकॉज आर्टिकल जो है वो इम्पोर्ट किया गया है इनटू इंडिया में, वो एग्जाम किया जाएगा फ्रॉम टैक्सेस बाय एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। जस्ट बिकॉज क्योंकि आर्टिकल जो है इम्पोर्ट हुआ है इनटू इंडिया, बाहर से इंडिया में आया है, एग्जाम हो जाएगा फ्रॉम टैक्सेस बाय एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। Import from WTO members or country with most favored nation agreement unless proved that import from such a country causes injury to domestic industry। Import अगर होता है from specified countries unless preliminary findings of subsidy or dumping has been made that it causes injury to domestic industry। Circumvention of duty क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटेंड कर सकती है दिस ड्यूटी अगर circumvention has been made by alter करके द डिस्क्रिप्शन नेम एंड कंपोजिशन ऑफ आर्टिकल, importing any article in unassembled or disassembled form, changing the country of origin or export other manner to make duty ineffective। फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्यूटी क्या है? इफ़ ड्यूटी लेवी इज एब्जॉर्ब बाय फर्दर decrease in export price without any commensurate charge in production cost due to which such a duty become ineffective। अब गवर्नमेंट जो है वो मॉडिफाई कर सकती है सच अ ड्यूटी और काउंटर कर सकती है द इफेक्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन। टाइम लिमिट क्या ड्यूटी शैल भी एप्लीकेबल हो सकती है फॉर 5 ईयर्स एंड फर्दर 5 ईयर्स जो है ऑन एक्सटेंशन बाय गवर्नमेंट 5 ईयर्स का और एक्सटेंशन प्रोवाइड कर सकती है। ड्यूटी कैन भी रिवोक्ड हो सकती है, रिमूव हो सकती है अर्लियर टेम्परली फॉर मैक्सिमम 1 ईयर एट अ टाइम और परमानेंटली। रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ ड्यूटी क्या है? बॉट ड्यूटी कैन बी लेविड हो सकती है रेट्रोस्पेक्टिवली नॉट बियॉन्ड 90 days if government is of opinion that there is history of dumping which is important new and injury caused by such massive dumping import of subsidized article which is unlikely to be remediated considering time and value of dumping। रिफंड ऑफ एक्सेस ड्यूटी का रिफंड कैसे हो सकता है? इफ़ इम्पोर्टर प्रूव्स दैट ड्यूटी पेड टू गवर्नमेंट इज मोर देन सब्सिडी है और एक्चुअल डंपिंग मार्जिन देन ही इज एंटाइटल फॉर रिफंड ऑफ सच एक्सेस ड्यूटी। एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम सेक्शन 3 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट क्या होता है? एडिशनल ड्यूटी अंडर सेक्शन 3(1), 3(3) एंड 3(5)। एडिशनल ड्यूटी अंडर सेक्शन 3(1) लेवी किया जाता है टू काउंटर द एक्साइज ड्यूटी leviable to like article produced manufactured in India। एडिशनल ड्यूटी अंडर सेक्शन 3(3) इस लेवी किया जाता है ताकि वो काउंटर कर पाए एक्सेस ड्यूटी लेविएबल टू रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट जो भी यूज है इन प्रोडक्शन ऑफ लाइक आर्टिकल प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। फिर हम ये बोलते हैं कि एडिशनल ड्यूटी जो है अंडर सेक्शन 3(5) इज लेवी टू काउंटर वैट सेल्स टैक्स एंड अदर टैक्सेस और सेल और परचेज ऑफ लाइक आर्टिकल सोल्ड इन इंडिया एट द रेट नॉट एक्सीडिंग 4%। However, after introduction of GST, excise duty and VAT, etc. is levied on very few goods, petroleum product, alcohol and tobacco। Integrated tax under section 3(7) IGST। It is levied ये इसलिए लेवी किया जाता है टू काउंटर द GST compensation cess leviable on like articles supplied in India। Sales rate will be the same as applicable on supply of like articles supplied in India। If goods directly अगर क्लियर हो जाते हैं फ्रॉम होम कंजप्शन तो जो भी आपकी असेसिबल वैल्यू ऑफ सच आर्टिकल्स एज पर सेक्शन 14 ऑफ कस्टम एक्ट, फिर उसमें हम सारी ड्यूटीज़ जो है ऑफ कस्टम को ऐड कर लेंगे तो वी विल गेट आवर वैल्यू फॉर लेवी ऑफ IGST एंड GST कंपनसेशन सेस। इफ़ वेयर हाउस गुड्स सोल्ड, अगर वेयर हाउस गुड्स को आप बेच देते हो बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजप्शन, जो भी आपने वैल्यू डिटरमाइन किया है और जो भी लास्ट ट्रांजेक्शन वैल्यू इन दोनों में से जो भी हायर होगा, if only part goods are sold before clearance for home consumption then the value determined as above shall be taken proportionately for goods sold। Agriculture, infrastructure and development says
एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेज लेविएबल होगा ऑन असेसेबल वैल्यू एज पर सेक्शन 40। इट इज़ एप्लीकेबल ओनली ऑन सेम प्रोडक्ट काबुली चना गोल्ड सिल्वर एक्सेट्रा ओनली इफ गिवन इन क्वेश्चन। कैलकुलेशन कैसे करोगे आप टोटल ड्यूटी पेबल ऑन इम्पोर्ट। तो सबसे पहले आप देखो ये वाला जो है दिस इज़ द लास्ट डे पेज वी कैन से। तो कैलकुलेशन ऑफ टोटल ड्यूटी पेबल कैसे, सबसे पहले हमें क्या लेना है असेसेबल वैल्यू कंप्यूट करने के लिए सबसे पहले हम बेसिक कस्टम ड्यूटी लेते हैं। उसके ऊपर जो भी बेसिक कस्टम ड्यूटी का जो अमाउंट होता है उस पर हम 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगाते हैं इम्पोर्ट के केस में। उसके बाद उस पर सेफ गार्ड ड्यूटी अगर सेफ गार्ड कंडीशन मीट हो रही है कि 3% से ज़्यादा एग्रीगेट में 9% से ज़्यादा ऐसे करके तो हम सेफ गार्ड ड्यूटी लगाते हैं। और फिर काउंटर व्हीलिंग ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल जो भी हमारी काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी उस पर लग रही है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लग रही है, वैल्यू फॉर लेवी ऑफ IGST एंड GST कंपनसेशन सेस आ जाएगा, प्लस उसमें हम IGST के रेट से IGST लगा देंगे, GST कंपनसेशन सेस अगर कोई भी है, टोटल ड्यूटी पेबल हमारे पास आइडली उससे आ जाती है। उसके बाद जैसे कि यहाँ एग्जांपल दे रखा है ABC लिमिटेड जो है वो इंपोर्ट कर रही है सर्टेन गुड्स फ्रॉम ब्राज़ील विद असेसेबल वैल्यू कितनी है। अब देखो जो भी हमारी असेसेबल वैल्यू की जैसे यहाँ वाले केस में है 20 लाख, फिर बेसिक कस्टम ड्यूटी एप्लीकेबल 20%। अब BCD किस पे लगेगी असेसेबल वैल्यू पे, यानी कि 20 लाख का 20% लग जाएगा, तो आइडियली इट विल बी 4 लाख। एंड सेफ गार्ड ड्यूटी, अब देखो सबसे पहले आपको सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगाना है किसका 4 लाख का 10% यानी कि 40,000 ये आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको दे रखा है सेफ गार्ड ड्यूटी एप्लीकेबल है 25%, तो सेफ गार्ड ड्यूटी किसका लगता है असेसेबल वैल्यू का लगता है। उसके बाद ये आ जाएगा। उसके बाद आपको IGST लगाना है, टोटल जितना भी आपका वैल्यू बनता है उसका IGST लगाना है। IGST कितना है 12%, IGST लगा देंगे। और फिर उसके बाद हमें दे रखा है कि GST कंपनसेशन सेस भी एप्लीकेबल है 10%, तो हमारा GST कंपनसेशन सेस किसका लगेगा, टोटल जो हमारा वैल्यू है उसका 10% GST कंपनसेशन सेस लग जाएगा, तो टोटल ड्यूटी पेबल हमारे पास आइडियली आ जाएगी। सेफगार्ड ड्यूटी तभी एप्लीकेबल होती है एज इम्पोर्ट फ्रॉम ब्राज़ील किसी डेवलपिंग कंट्री से है एंड मोर देन 3% है, डेट इज़ 10% ऑफ टोटल इम्पोर्ट है। यहाँ पे हो सकता है 10% दिया है क्या, 3% से ज़्यादा होगी तभी लगेगी। तो इसके साथ ही हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो आइडियली कंप्लीट हो जाता है। देखिए उसके बाद आता है हमारा एग्जाम्शन फ्रॉम कस्टम ड्यूटी स्टोर्स एंड बेकेज, ये भी हम रीड कर लेते हैं। एग्जाम्शन फ्रॉम कस्टम ड्यूटी स्टोर्स एंड बेगेज अबाउट दिस चैप्टर। इन दिस चैप्टर डिस्कशन जो है विल रिवॉल्व अराउंड वेरियस टाइप्स ऑफ एग्जाम्शन प्रोवाइडेड फ्रॉम कस्टम एंड स्पेशल प्रोविजन फॉर स्टोर्स एंड बेगेज। एग्जाम्शन फ्रॉम कस्टम ड्यूटी से क्या एग्जाम्शन मिल सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू ग्रांट एग्जाम्शन फ्रॉम कस्टम ड्यूटी थ्रू नोटिफिकेशन और ऑर्डर। एग्जाम्शन कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स हो सकती है, जनरल एग्जाम्शन हो सकती है, सच एग्जाम्शन आर इशू होता है थ्रू नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट, इट इज़ इफेक्टिव होता है फ्रॉम द डेट of publication in official gazette unless effective date is mentioned in notification. Special exemption क्या होता है, such exemption are issued through special order. currently custom duty payable up to 100 जो है वो exempt हो जाता है, अगर custom duty 100 है तो वो exempt हो जाएगा by special order. Reimportation of goods section 20 of the custom act। देखिए in case of reimportation of goods are import किया जाएगा which are exported earlier. Such a goods are liable to duty or reimport as like kind of goods would have to be taxed on their import. However, central government provide करती है various exemptions regarding reimportation of goods by way of exemption notification as follow. एक हो सकता है हमारा permanent reimport goods exported earlier are reimported and will not be exported again. तो goods exported earlier under claim of duty drawback, claim of IGST refund, bond, LUT without payment of IGST, EPCG, advance authorization, DFIA, duty exemptions, etc. Example, sales written by foreign buyer. Amount of incentive availed while exporting goods. Goods exported earlier without above benefits, no duty to be paid. Good exported earlier for repair abroad, so BCD, social welfare surcharge, IGST, GST compensation for fair cost of repair including material cost. उसके बाद irrespective of cost actually incurred or not, actual insurance and trade for both sides. तो what will be the condition for claiming about exemptions? टाइम लिमिट क्या होगा फॉर री इम्पोर्ट ऑफ गुड्स विच वर एक्सपोर्टेड अर्लियर। तो अंडर ड्यूटी एग्जाम्शन और एडवांस ऑथराइजेशन EPCG तो टाइम लिमिट क्या है 1+1 ईयर। अदर केसेस में देखो भूटान में है, देखो नॉर्मली हम देखो रिपेयर के लिए टाइम लिमिट फॉर री इम्पोर्ट ऑफ गुड्स विच आर एक्सपोर्टेड अर्लियर, फॉर ड्यूटी एग्जाम्शन एडवांस ऑथराइजेशन EPCG के लिए 1+1 ईयर। अदर केसेस में अदर देन भूटान में है, अदर देन भूटान में क्या है 5+2 ईयर्स, और भूटान के लिए 7+, भूटान के अलावा है 5+2
और भूटान के लिए 7+3। गुड्स एक्सपोर्टेड एंड गुड्स इम्पोर्टेड मस्ट बी द सेम होने चाहिए। इन केस ऑफ सिनेरियो सी, ओनरशिप शुड नॉट हैव चेंज वाइल री इम्पोर्टिंग पोस्ट रिपेयर। एग्जाम्शन जो है वह अवेलेबल नहीं होगी। एग्जाम्शन शेल नॉट बी अवेलेबल इफ री इम्पोर्टेड गुड्स वर एक्सपोर्टेड बाय 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अंडरटेकिंग और यूनिट इन फ्री ट्रेड जोन एक्सपोर्टेड फ्रॉम पब्लिक और प्राइवेट वेयर हाउस, टोबैको एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट। अगर देखो टेम्प्रेरी री इम्पोर्ट होता है तो गुड्स exported earlier are re-imported and will be exported again. तो what are the scenario? Exempt from total duty if goods are re-imported within. देखो goods re-imported रिपेयर के लिए दोबारा से आपने क्या किया है, पहले import क्या होगा, फिर क्या क्या होगा, री-import क्या होगा। For repair or reconditioning other than specified goods, provided goods were manufactured in India. So 3 years from the date of export in case of Nepal and Bhutan within 10 years. Specified goods जैसे amplifier, TV projectors or like electronic items repaired for repair or reconditioning provided goods were manufactured in India. That will be 7 years from date of export in case of Nepal and Bhutan within 10 years. Goods re-imported for reprocessing, refining, remaking or similar process provided goods were manufactured in India 1 year from the date of export. फिर condition क्या होगा, for claiming above exemption, goods must be re-exported within 6 months, extendable till 1 year from the date of re-import. Goods exported and goods imported must be the same. While re-importing, importer shall execute a bond for re-exporting of goods. देखिए यहाँ तक हमें समझ आ गया है ऑलमोस्ट। उसके बाद हम ये वाला डिस्कस कर लेंगे। एंड ये चैप्टर कितना बड़ा है, देखिए तो बहुत बड़ा सारा है। तो आइडली इतना है, तो मैं क्या करती हूँ कि देखिए हमने आइडली यहाँ तक तो डिस्कस कर लिया। अब यहाँ से क्या है, पेज नंबर क्या है, दिस इज पेज नंबर 2.3। यहाँ से हम फर्दर डिस्कस करते हैं, अदरवाइज दिस विल बी नॉट दैट मच इफेक्टिव अकॉर्डिंग टू मी।